अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। इसी नेक दुआ के साथ आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसका आगाज़ करते हैं। आज हमारा जो है ना 9th क्लास का जो फिजिक्स है उसका हम छठे चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ द ग्रेविटेशन। हमने इसके 5 चैप्टर ऑलरेडी हमने ना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने इसका जो छठा चैप्टर है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। छठा चैप्टर जो है हमारा वो जो है हमारे पास ग्रेविटेशन है। आज हमने ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सही है। अब होता क्या है, 1665 के अंदर एक यंग बॉय जो ना 22 ईयर्स ओल्ड, वो क्या है, एक यंग बॉय अपनी मदर के एक ना गार्डन के अंदर बैठा होता है। तो जब वो अपने मदर के गार्डन के अंदर बैठा होता है तो वो एक सेफ़ का दरख्त होता है जिसके नीचे वो बैठा होता है। अब होता क्या है, जैसे ही वो दरख्त के नीचे बैठा होता है तो ऊपर से एक सेफ़ गिरता है, सही है। जैसे ही ऊपर से सेफ़ गिरता है तो वो सोचता है कि वो ऑब्ज़र्व करता है ये सेफ़ ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा है, कि ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, कि मेरे जो ना दाएं तरफ क्यों नहीं गिरा, मेरे बाएं तरफ क्यों नहीं गिरा, ये उनकी जो डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड ही क्यों थी, वो नीचे ही क्यों आया। उसने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व की थी। अब ये जो प्रोसेस है सेफ़ का गिरना, फ्रूट्स का गिरना, ये कॉमन है, मगर वो जो बंदा जो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा था वो कॉमन नहीं था। वो एक बड़ा जो ना साइंटिस्ट, जाना माना साइंटिस्ट है, एक ना हम कहें वो ज़हीन एक साइंटिस्ट है। उसने इसको ना एज ए कॉमन थिंग नहीं लिया, उसने इस चीज़ के बारे में सोचा कि ये चीज़ हुई है तो क्यों हुई है। इसके अलावा उसने ये भी बताया था कि हमारा जो सैटेलाइट्स है या फिर हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो हमारा सूरज है इसके इर्द गिर्द जो ना बहुत सारे जो ना हमारे जो प्लानेट्स है वो क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन सारे प्लानेट्स को उस सूरज के इर्द गिर्द मूव करवाती है, ऐसी कौन सी फोर्स है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको जो ना सूरज के इर्द गिर्द मूव करानी है, सही है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जब वो ऑब्ज़र्व करता है और जब वो उस गार्डन के नीचे बैठा हुआ होता है तो भी वो ऑब्ज़र्व करता है कि ये सेफ़ ऊपर से गिरा है तो क्यों गिरा है। तो उस पूरी ऑब्जर्वेशन से वो ये अंदाज़ा लगाता है कि हमारे अर्थ के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी फोर्स है जो दो चीज़ों के बीच में जो ना एक किस्म की अट्रैक्शन है, एक किस्म की फोर्स है, सही है, जो दो चीज़ों को एक दूसरे के करीब लाती है, या फिर जो प्लानेट से उनको रिवॉल्व करा रही है, या फिर जो सेफ था उसको दरख्त से नीचे गिरा रही है। तो एक किस्म की कोई ना कोई किस्म की फ़ोर्स है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब भी किसी चीज़ को हम ना मूव कराएं तो उसको मूव कराने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगानी होती है, हमें एक्स्ट्रा एजेंट जो ना कोई फोर्स लगानी होती है। बाकी विदाउट फोर्स ना कोई चीज़ मूव नहीं कर सकती। तो एप्पल का दरख्त गिरना या फिर प्लानेट्स का सूरज के इर्द गिर्द घूमना, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई फोर्स है जो उनको क्या करवा रही है, घुमा रही है, सर्कुलेट करवा रही है, या फिर एप्पल को नीचे गिरा रही है। तो उस फोर्स का उसने नाम रखा था ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है, हमारे पास एक किस्म की फोर्स है जो चीज़ों के क्या कराती है, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन करवाती है। एक किस्म की अट्रैक्शन है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब होता क्या है, नेक्स्ट उसने उस सारी ऑब्जर्वेशन में से हमें एक लॉ दिया था जिस लॉ को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जो कहानी होती है, अब ये कहानी एक एरा होता है 1665, इसके अंदर ये कहानी जो ना सारी स्टार्ट होती है। जो स्टार्ट कौन देता है, वो जो यंग बॉय था, वो जो यंग साइंटिस्ट था, वो था हमारे पास आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन एक जो ना दुनिया का जाना माना साइंटिस्ट है, शायद आप सारे उसको जानते होंगे, और आपको शायद ग्रेविटेशन का भी पता हो। जिसको इसके बारे में पता नहीं है तो मैं समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 1665 के अंदर दरख्त के नीचे जो बंदा बैठा हुआ था, जो लड़का बैठा था, वो आइजैक न्यूटन ही था, सही है। तो उसने वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके हमें एक लॉ दिया था जिस लॉ का नाम क्या रखा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि हमारी इकोसिस्टम, हमारे माहौल या हमारे इस पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी जो ना चीज़ें, वो सारी चीज़ें दूसरी चीज़ों को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। उन्होंने यह कहा था कि एवरीथिंग अट्रैक्ट टू एन अदर जो ना थिंग्स, क्या कहा उसने, कहा था कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो दूसरी चीज़ों को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो जो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनका जो मास होता है उनसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डिस्टेंस। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करती हैं,
अट्रैक्ट करती हैं। एवरीबॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर्स, या फिर एवरीबॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट टू एन अदर जो ना बॉडीज़ या एन अदर मासेस। सही है। विद देयर इक्वल फोर्सेस, विद देयर इक्वल फोर्सेस, कि उनके बीच में जो फोर्सेस होती है ना वो इक्वली होंगी। एक चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी, मगर वो अट्रैक्ट जो करेगी वो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। इक्वल फोर्स से वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। एंड विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। वो उनके मासेस से क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस। उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस होगा, उनसे वो क्या होगी, जो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब लॉ ऑफ इनवर्स ग्रेविटेशन क्या कहता है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, या फिर वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट कर रही होती हैं। अब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, के उनका जो मास ज़्यादा हम बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, डबल होगी, बढ़ेगी। मगर उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, वो क्या होगा, उनसे वो हमेशा क्या होगी, इन्वर्सली। मतलब डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होती जाएगी। इसको अगर हम इस तरह से समझें कि फ़र्ज़ करें हमारे पास दो बाल पड़े हुए, एक पड़ा हुआ है हमारे पास बाल ए, एक पड़ा हुआ है हमारे पास बाल बी। अब बाल ए का भी कोई ना कोई हमारे पास मास है और बाल बी का भी हमारे पास कोई ना कोई मास है, जिसको हम m2 से ज़ाहिर करते हैं। ये दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास पड़े हुए हैं। अब इन ऑब्जेक्ट का, इनके सेंटर के बीच में से कोई ना कोई इनका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में एक स्पेस होता है, डिस्टेंस होता है, जिस डिस्टेंस को हम r² से शो करते हैं। अब उसने क्या कहा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी चीज़ें हैं, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो बाल हैं, जो दो बाल पड़े हुए, ये दोनों बाल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बाल ए बाल बी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और बाल बी बाल ए को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। मगर वो जो फोर्स लगाएंगे वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का क्या जो मासेस है वो भी क्या है, इक्वल है। दोनों का मास इक्वल है तो फोर्स भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। अब इक्वल फोर्सेस से वो क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। क्या है, जो इनके अंदर जो फोर्सेस हैं वो एक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो फोर्स है ना वो इनके मासेस से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है कि इनका अगर हम मास बढ़ाएंगे तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके मासेस का जो प्रोडक्ट होता है उनसे वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके मासेस से क्या, और इनके जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है उनसे क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है कि दो हमारे पास बाल पड़े हुए हैं, दो मासेस पड़े हुए, दोनों बाल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बाल बी ए को अट्रैक्ट कर रहा है, ए बाल बी को अट्रैक्ट कर रहा है, मगर इनके बीच में जो फोर्स है वो सेम ही है। इस वजह से ना ये इस तरफ आ रहा है ना ये उस तरफ जा रहा है। सही है। अब ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मासेस से। कैसे कि मास बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या होगा, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। जिसको हमने इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, जिसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमने ये कहा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना उस डिस्टेंस से ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे, जितना हम इनको दूर करते जाएंगे, इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये जो हमारे पास बनेगी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। सही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को जब इक्वेशन नंबर 2 से हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हमारे पास फार्मूला आएगा। अब क्या होता है, जब भी हम दो इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये कॉमन बात है कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास कॉमन चीज़ें होती हैं उनको हम एक ही मरतबा लिखते हैं। फ़र्ज़ करें इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास जो कॉमन चीज़ें हैं, सबसे पहले हमारे पास फोर्स आ गया। सही है। दूसरा इसके अंदर हमारे पास जो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की निशानी आ गई। दूसरा इसके अंदर हमारे पास m1 है, यहाँ पर हमारे पास है जो ना r²। यहाँ पर हमने m1 m2 लिखा, अपान में हमने r² लिखा। अब होता क्या है
कि हम जब भी प्रोपोर्शन की निशानी हटाते हैं, सिंबल हटाते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास प्रोपोर्शन है, जब भी इसकी हम निशानी हटाएंगे तो वहाँ पर या तो हम जो ना इक्वल की निशानी लगाएंगे, या तो फिर हम वहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, वहाँ पर हम कोई ना कोई या फिर कांस्टेंट लगाएंगे या फिर कोई ना कोई इक्वल लगाएंगे। तो जब हम ये प्रोपोर्शन की निशानी यहाँ से हटाएंगे तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पर कांस्टेंट लिख दिया, हमने यहाँ पर कांस्टेंट लिखा हुआ है, फिर m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अब क्या है, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके अंदर जो हम कांस्टेंट लेंगे ना, वो हमारा जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट हम कौन सा रखेंगे, वो हमारा जो कांस्टेंट होगा दैट इज़ द जी, कैपिटल जी हम रखेंगे। अब ये कैपिटल जी जो है ना हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की जगह हमने ग्रेविटेशन जी रख दी, बड़ी जी रख दी, m1 m2 अपान आर स्क्वायर। सही है। अब ये जो कैपिटल जी है ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सही है। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये फार्मूला है किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अपनी एक मखसूस वैल्यू होती है, अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। वो कितनी होती है, वो होती है 6.673 एक्सपोनेंट 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर होता है। सही है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6.673 एक्सपोनेंट 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2। अब यहाँ पर इनवर्स 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर kg अपान में पड़ा हुआ था, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इनवर्स में आ जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था हमारे पास ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।